कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं? काम करने वालों की दिक्कत ना हो और मजदूरों को भी डबल काम मिल सके। जब खेती का काम है तो खेती का और बाकी समय हमारी योजना का। मैं समझता हूं कि एक ऐसा बिल जिससे गांव की अधोसंरचना का विकास होगा, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हिसाब से गांव की जरूरत के हिसाब से काम कर पाएंगे। सरकार के ये बिल आपके बीच में, आपके माध्यम से नीचे तक जाए, इसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मैं इस पे विस्तार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रकाश डालेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पे विचार अपने रखें। मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा जीराम जी जो वर्तमान में हमारे सबके लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए ज़्यादा अनुकूलता के साथ, ज़्यादा धनराशि के साथ सभी प्रकार के चीज़ों को जोड़ करके ये जो नया बिल आया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा भौगोलिक एरिया में से दूसरे नंबर का राज्य हमारा है। और ऐसे में जब हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के विकासपरक कामों के लिए, रोजगार आधारित कामों के लिए जीराम जी के आधार पर बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी का आभार भी मानता हूं कि ये सच में समयपूर्ण है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी ने अपनी बात रखी। माननीय हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी यहाँ मौजूद है, खेल मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे बीच में जयपाल चावड़ा जी, यहाँ का आशीष जी, हम सब मिलकर के आज के इस अवसर पर खास करके केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर विधेयक के संगत एक स्कीम अधिसूचित करने के संबंध में जो अपेक्षा की, हम उस पर काम भी करेंगे और उसको क्रियान्वित भी करेंगे। जिस प्रकार का मुझे बताया गया है कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिवस के रोजगार की गारंटी थी, उसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है, तो ये निश्चित रूप से उससे आगे बढ़ के करने वाला कदम है। इसी प्रकार से अधोसंरचना के लिए भी, जिस प्रकार से स्थायी कामों के लिए इसमें आजीविका सृजित होगी, कौशल और उद्यमिता में काम होगा। अब हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं और खास करके व्यस्तम समय से लेकर विशेष रूप से बुआई और कटाई के समय में भी कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन का अधिसूचित करने का प्रावधान है। बुआई कटाई की व्यस्तम और सीमित अवधि को भी इसमें सम्मिलित किया है। और जिस प्रकार से अधिनियम में जो भविष्य की संभावना है, अर्थात प्राकृतिक आपदा, असाधारण परिस्थितियों के दौरान विशेष शिथिलीकरण, ऐसे कई विनिश्चय करते हुए इसमें गुंजाइश दी गई है, जो हमारे लिए पहले चुनौती रहती थी। और राज्य और केंद्र के मध्य भी राशि की साझेदारी भी इसमें बनाने के लिए बहुत अच्छे से, लगभग ये जो राज्यों के लिए 60-40 का रेशो इसमें रखा है। इसके आधार पर हमारे लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चूंकि हमारे यहाँ ट्राइबल का बेल्ट भी है और कई आकांक्षी जिलों के अंदर भी काम होता है, ऐसे में जब हमने तो अपना इसका दायरा बढ़ा करके गौशाला तक जोड़ा है, कहीं तालाब निर्माण से लगा करके गांवों के अंदर के भी जन कल्याणकारी कामों के लिए विस्तृत दायरा लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस अधिनियम का सच में रोजगार क्या, इसमें कानूनी अधिकार के लिए एक तरह से मौका दिया है। 125 दिन तो उनको दिए ही हैं। अब इस बात को तो किसी से कोई छिपा नहीं सकते हैं कि पहले के दिन 100 दिन थे, अब 125 दिन हुए। अब इसमें और आगे जाकर देखें तो वंचितों, विशेषकर महिलाओं को, SC ST को,
भूमिहीन परिवारों को विशेष प्रावधान के अंतर्गत इसमें लाभ देने की प्लानिंग की गई है। और इसमें अकुशल मजदूरी के लिए दर निर्धारण की भी अच्छी पद्धति लगाई है, जिसमें कहा गया कि अकुशल शारीरिक कार्यों की मजदूरी दरें केंद्र सरकार तय करेगी और जब तक अलग से नई मजदूरी दरें घोषित नहीं होगी तब तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत तय मजदूरी से दरें देंगे। अब ये इसके कई अंदर की चुनौतियों के आधार पर भी जो कठिनाई होती है, और हम सब जानते हैं कि पहले नरेगा था, नरेगा से मनरेगा बना और मनरेगा से जीराम जी बना, तो सुधार और संशोधन तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ये अलग बात है कि ठीक है विपक्ष का काम कुछ बोलना तो बोले, लेकिन सरकार का काम समयोचित निर्णय लेते जाए और खास करके रोजगार न मिलने की स्थिति में भी ग्रामीण परिवारों को मांग प्रस्तुत करने के आधार पर निर्धारित समय सीमा में काम देने की बात भी कही है। और राज्य सरकारें द्वारा दरें और शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने का भी इसमें बाध्यता दे दी गई है। अब ये अपने आप में बड़ा उसका संयोजन करने का, बड़े दायरे में लाने का प्लान किया। और महिलाओं के लिए भी एसएचजी और संकुल स्तरीय संघ सीएलएफ के आजीविका क्रियाकलापों के लिए भी नई शुरुआत है। ये अभी तक छूटी हुई थी, जिसमें हमारे वर्क सेट, ग्रामीण हाट अवसंरचनाएं, कौशल विकास केंद्र जो प्रशिक्षण के साथ इस पर काम कर सकते हैं। और अधिनियम में कार्यों को किस प्रकार से लिया है, इसके जल संरक्षण के काम, जिसमें हमने पिछली बार भी जल गंगा संरक्षण अभियान में बड़ा काम किया था, इस बार भी करने वाले, जिसमें चेक डैम, भूमिगत बांध, तालाब, सिंचाई कूप, मृदा नमी संरक्षण, वृक्षारोपण, रूप वाटर हार्वेस्टिंग और इस सड़क, पुल पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, विद्यालय भवन और ऐसे कई कामों के साथ मैं तो इसको इस तरह से मानूंगा कि अभी हमारी सरकार ने तो ये वर्ष ही किसान कल्याण वर्ष घोषित कर दिया और किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने अपने लगभग 15 विभागों के लिए उनकी मजदूरी का भी इसमें साप्ताहिक आधार पर ही 15 दिनों के अंदर मजदूरी देने का निर्णय भी किया है। अब ये हमारे जो 15 विभाग हैं उसके आधार पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से, चूंकि हमारी आने वाले समय में कृषि विकास दर में बड़ी संभावना है कि हम अब रोजगार पे जाएं, एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्रियों पे, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों पे, दूध उत्पादन पे, मछली उत्पादन पर, कुक्कुट पालन पर, हर एक जगह से जहां किसानों की आय बढ़ सकती है वहां सब जयराम जी का भी लाभ हम उठाना चाहेंगे। इसकी समेकित योजना के लिए कार्य योजना हम बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के साथ साथ इंडस्ट्री वाला भी एमएसएमई से लगा करके लघु कुटीर उद्योग में भी हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं। और कई प्रयोग हुए भी हैं, बहुत अच्छे प्रयोग हुए, जिसके आधार पर लाभ भी मिलेगा। हमारा जब सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ रहा, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक तरह से ये दूध उत्पादन से भी हम जब 9% से 20% का टारगेट ले रहे हैं, तो हमारे लिए आज ये बड़ी उपलब्धि रहेगी कि हम गोपालन को, दूध उत्पादन को और इन्हीं के साथ और राज्य के अंदर जैसा जैसा जो हो सकता है उस सब दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं मान के चलता हूं कि वाकई ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो दूरंदाजी निर्णय के लिए जाने जाते हैं, कई सारे सुधार हमारे सामने अपनी आंखों को देखते देखते अब विश्व के कई देश हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। जैसे कोविड के समय लगाए गए टीके का ऐप बना करके जो उसका रिकॉर्ड रखने का प्रयोग किया था कि निर्धारित समय में लाखों करोड़ों लोगों का भी जिस समय जिसको टीका लगना तभी लगने के लिए ये जो पद्धति बनाई है, मैं मान के चलता हूं कि इस सब चीजों को जोड़ करके जयराम जी में काफी गुंजाइश दी है और जनता भी सब जानती है। इसका लाभ निश्चित रूप से हमारा राज्य उठाएगा। आपके कुछ अगर प्रश्न हो तो राकेश जी बोल दे। नहीं, हमारी सरकार इसमें सक्षम है। हम ये 40-60 का जो रेशो है वो बहुत अच्छा है और हम तो पहले ही लागू कर चुके हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष का काम उनके प्रश्न करना है, लेकिन विपक्ष भी तथ्यात्मक बात नहीं कह रहा है। इसकी कमी है तो वो बताए ना, कांग्रेस अध्यक्ष बताए, राहुल गांधी जी बताए, जीतू पटवारी जी बताए कि हाँ ये इसमें ऐसा करना था, वैसा करना था। तो विरोध के लिए विरोध के बजाय सकारात्मक के आधार पर तथ्यात्मक बात आए तो ध्यान। शरद जी,
शरद जी हाँ। बहुत अच्छा। आप दोनों का लाभ ले सकें, जो फायदे हैं, तो इनको ये समेकित योजना 15 विभागों का इससे जुड़ाव से आगे बढ़े। देखिए, ये मेरे को कागज नहीं कर रहा। अब ये मैं आपको 15 विभाग बता देता हूं कि कृषि कल्याण के साथ उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पंचायत ग्रामीण विकास, नवकरणीय ऊर्जा, बड़े बड़े विभाग से भी एग्रीकल्चर के आधार पर, जैसे उदाहरण के लिए जल संसाधन है। जल संसाधन में हम जब नदी जोड़ पे काम कर रहे हैं तो ये बूंद बूंद जल संरक्षण से लगा करके गांवों के अंदर पीने के पानी से और बाकी जल संरचनाओं पे काम कर सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भौगोलिक जो सरफेस है वो भी अलग अलग प्रकार की है। ऐसे में रोजगार आधारित कामों के लिए जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, एमएसएमई में भी बात कर रहे हैं, तो रोजगार आधारित उद्योग के लिए हम विशेष सुविधा वहां दे रहे हैं कि जैसे जो लेबर आधारित उद्योग लगाएगा तो हम प्रति लेबर 5,000 रुपये महीना तक उसको बीजीएफ देते हैं। तो ये हमारे लिए तो इससे और बड़ा वरदान क्या होगा जब हम उसको जयराम जी के दायरे में भी लाएंगे, क्योंकि सौर ऊर्जा में भी यानी कौन सा भी नर्मदा घाटी, राजस्व, वन, लघु कुटीर उद्योग, सूक्ष्म एमएसएमई तो बता ही दिया मैंने, उद्योग, निवेश, सभी क्षेत्रों में इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। और इसी आधार पर कोई भी राज्य, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो अब ये काम का एक बड़ा लाभ हम मिला ही है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी ये सबसे अच्छी भी है। और अब इंडस्ट्री की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये हमारे हर एक व्यक्ति का इसके बाद पलायन भी रुकेगा और अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा। प्रवीण दुबे जी। जब तक धरती पे इंसान रहेगा तब तक किसान रहेगा। हमारे लिए धरती पुत्र किसान की परिभाषा, लेकिन मैं तो ऐसे विनोद में आपकी जानकारी के लिए कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 हमारी विशेष जातियों का उल्लेख किया है या विशेष आयाम के रूप में लिया है, आपकी जानकारी के लिए महिला, युवा, किसान और गरीब, इसी आधार पर हमने अपने 4 वर्षों का अलग अलग बाइफर्केशन किया है। पहला 2024 को हमने बहनों के लिए नारी वर्ष के नाते से घोषित किया था। 2025 हमने गरीब अर्थात युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष का लिया है। ये 26 हमने किसानों के लिए लिया है और 27 हम युवाओं के लिए लेंगे। और उसी पे जितने सरकार के मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों की योजनाएं है, हितग्राही योजना है, उसके दायरे है, और हमारे राज्य के अंदर परस्पर इसकी सरकार की और हितग्राही के बीच की आवश्यकता है। दोनों का तालमेल कराने के लिए समग्र रूप से प्लान किया है और हमारा मन भी बहुत इसमें खुला है। हम अपने इस साल के योजना के कार्यक्रम में सर्वदलीय बैठक भी बुलाने वाले हैं। सभी किसान क्षेत्र में काम करने वाले किसान संघ और बाकी लोगों के साथ भी सामूहिक चर्चा करने वाले हैं, या एग्रीकल्चर में रुचि लेने वाले अपने प्रदेश के या देश के भी स्वनाम धन्य बाकी लोग भी बुला सकते हैं, या गांव और किसानों के क्षेत्र में अच्छा काम जिनने समाज सुधार का किया है उनको भी हम आमंत्रित करेंगे और उनके सबके अनुभव का लाभ लेंगे। रविंद्र जी। पहला ये है कि अभी ये जो योजना है आपने बताया 100 से अब 125 तक मिलेगा, तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, अच्छा हो। और दूसरा इसी से जोड़ देना ये है, जब भी कोई नई योजना बनती है उससे नीचे क्रियान्वयन तक जब तक कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, क्या आप बात की गारंटी देंगे कि जो भारत सरकार ने ये योजना बनाई है उसे मध्य प्रदेश में 6% से 9% कर दिया, हम लोग बढ़ाएंगे जी। जैसे आपने प्रश्न अच्छा किया कि ये इस योजना के अंदर ही आप मोटे तौर पे देखना कि पहले प्रशासनिक अमला इसके लिए 6% था, अब बढ़ा के 9% किया, ताकि वो नीचे तक उस पूरे दायरे को लेके आए और पूरी बात का लाभ नीचे तक लोग ले, किसान ले और संबंधित जो भी इससे हितग्राही उसका लाभ मिले। मृगेंद्र सिंह जी। दूसरा सवाल है कि आपने कहा क्या एमएसएमई
मैं दोनों प्रश्न के उत्तर देता हूं। आपने अच्छा प्रश्न किया है। ये जो प्राकृतिक खेती के आधार पर जो किसान अपना अपना उत्पादन फसल का या फलों का जो करते हैं, उनको ये थोड़ी चुनौती रहती है कि वो, लेकिन अब हमने निर्णय किया कि हर जिले पर इसके लिए हम इस प्रकार के इनके स्टॉल मार्केट तय कराएंगे जहां प्राकृतिक खेती से उत्पाद में उपलब्ध जनता को रहे। और अभी तक जैसे कृषि उपज मंडी में फसल वगैरह में भी इसकी गुंजाइश नहीं थी, तो आने वाले समय में इस पे भी इसी पे काम करेंगे ताकि ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया सके। और दूसरा जो आपने बताया कि इसके लिए विशेष और दूसरे प्रकार के अनुदान वगैरह भी हम प्रारंभ करने वाले हैं ताकि लोगों को और प्रोत्साहन मिले। एक मिनट, एमएसएमई और इसके संबंध में विचार कर रहे हैं। आपने अच्छा सुझाव दिया है, इस पर जरूर काम करें। एक हमारी मातृशक्ति सुचंदा जी का ले लेते हैं। हाँ। जिले में रहेगी। दीदी मैं बोल लूं? बस ठीक है। ठीक है दीदी, हो गया, प्रश्न आ गया, बैठिए आप। आपने अभी तो हम लोग जिले में जाके हम लोग करने वाले हैं, विषय यही रहेगा। ये क्या है कि जो इको सिस्टम है, भारत सरकार के बाद राज्य सरकारें अपने अपनी उस योजना को जब लागू करेगी तो जनता के लिए सबसे बढ़िया माध्यम हमारा संवाद का, प्रेस के माध्यम से आप जनता तक उतारेंगे। तो मुख्यमंत्री स्तर पे आज कर रहे हैं, माननीय प्रभारी मंत्री माननीय कृषि मंत्री जी ने इस बात का अच्छे से जवाब दे दिया कि अभी इसके बाद जिले में भी होने वाली है और जिले से फिर तहसील में भी लोग करेंगे। जब तक हम ये इस बात को नीचे नहीं उतारेंगे तो बात कैसे बनेगी, एक बात। दूसरा, एक विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आपने कहा कि गिनती का, हमारे लिए एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्ट का विषय है, इसलिए हम इसके आंकड़े में नहीं पड़ रहे। ये अलग बात है कि प्रशासन की दृष्टि से उनका जो अपना तरीका होता है कि आमतौर पर जिनने पीएम कराया है तो वो जो आंकड़ा उनका कुछ था, हमने कहा कोई बात नहीं, उस परिक्षेत्र के अंदर जो हमारी एक खास करके दुखद जब घटना होती तो उसका पंजीयन होता नगर निगम के माध्यम से, तो जो वहां के लोग चाहेंगे उनके दृष्टि से अगर कोई राहत देने की बात आएगी तो हमारी सरकार उस आंकड़े के बजाय हम सबके साथ है। वो बड़ी कष्ट की चीज थी, उसको हम उसे ऐसे लेंगे। आप सबकी उपस्थिति के लिए सादर धन्यवाद। आप सभी भोजन पर आमंत्रित हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुख्यमंत्री ने और कई बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कही। और